हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। सफल शिक्षण की कसौटी पाठ का बालकों की समझ में ठीक ठीक आना है। किसी भी पाठ को शिक्षकों द्वारा छात्रों को समझाने के लिए प्रायः दो प्रकार की सामग्री अपनाई जाती है। प्रथम वे सामग्री जिनके बिना शिक्षण का कार्य चल ही नहीं सकता, यथा श्याम पर चौक, डस्टर आदि। इन्हें हम शिक्षण की सहायक सामग्री न कहकर यदि आवश्यक सामग्री कहें तो अधिक उपयुक्त रहेगा, क्योंकि इनकी आवश्यकता तो प्रत्येक शिक्षक को और प्रत्येक स्थिति में पड़ती ही है। हिंदी भाषा का शिक्षक शब्दों के उच्चारण शुद्ध कराने, उनके अर्थ लिखने आदि के लिए इनका उपयोग करता है, तो सामाजिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, कलाओं के शिक्षक पाठ को समझाने हेतु चित्र बनाने, गणना करने, श्याम पट्ट सार लिखने आदि सभी दृष्टियों से इसका उपयोग करते ही हैं। शिक्षण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से दूसरी प्रकार की सहायक सामग्री वे सामग्री हैं जिनका उपयोग शिक्षक पाठ की प्रकृति और छात्रों के शैक्षिक स्तर तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी सूझबूझ से उपयोग में लाता है, यथा पौधे, पत्तियां, फूल, मॉडल, चित्र, दृष्टांत, उदाहरण आदि। इन्हीं को हम शिक्षण के सहायक सामग्रियों के अंतर्गत गिनते हैं। इसी आधार पर शिक्षण में सहायक सामग्रियों के महत्व, उपयोगिता, आवश्यकता, उद्देश्य आदि सभी को सरलता से देखा जा सकता है। सहायक सामग्रियों के प्रकार। पीछे शिक्षण के सहायक सामग्रियों के संबंध में जो कुछ भी कहा गया, उसके आधार पर हम मोटे रूप से इन सामग्रियों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, दृश्य सामग्री। वे सामग्री जिनको दिखाने का प्रभाव अधिक पड़ता है, यथा वास्तविक रूप, प्रतिरूप, चित्र आदि। इन्हीं को हम दृश्य सामग्री भी कहते हैं। दूसरा, श्रव्य सामग्री। वे सामग्री जिनको सुनाकर शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है, यथा लघु कथा, अंतरकथा, दृष्टांत आदि। इन्हें ही हम श्रव्य यानी ऑडियो सामग्री भी कहते हैं। तीसरा, दृश्य श्रव्य सामग्री। शिक्षण के सहायक सामग्रियों का एक मिला जुला रूप और भी हो सकता है, यथा टेलीविजन, लघु नाटिका आदि, जिनमें देखने और सुनने का कार्य साथ साथ चलता रहता है। इन्हें ही हम दृश्य श्रव्य सामग्री भी कहते हैं। पाठ्य पुस्तक का अर्थ एवं परिभाषा। पाठ्य पुस्तक मानव की एक महत्वपूर्ण रचना है। मनुष्य अपने अनुभवों, विचारों एवं अनुभूतियों का पुस्तक के रूप में संचय करता है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान संचय का साधन है, जिसका लाभ नई पीढ़ी को होता है। पुस्तकों के माध्यम से संचित ज्ञान को शिक्षक अपने छात्रों को प्रदान करता है। मानवीय ज्ञान संचय एवं संचार का साधन प्रयुक्त पुस्तक है। आज के तकनीकी एवं कंप्यूटर युग में पुस्तकों के अतिरिक्त आधुनिक साधनों एवं माध्यमों का विकास हो रहा है। टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, फ्लॉपी, माइक्रोफिल्म आदि का विकास हुआ है, जिसमें महापुरुषों को देखने एवं सुनने का अवसर भी मिलता है, जबकि पुस्तक के माध्यम से पढ़ने को मिलता है। हैरोलिकर के अनुसार पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं, विचारों तथा प्रवृत्तियों व मूल्यों के संचय का साधन है। पाठ्यपुस्तकों की विशेषताएं। पाठ्यपुस्तकों की उपयोगिता के अनुसार उनमें निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, अनुभवों का उपयोग। पाठ्यपुस्तकें एक ऐसा माध्यम रही हैं जिनके द्वारा महापुरुषों के विचारों तथा विद्वानों के शोध कार्यों के निष्कर्षों का प्रचार एवं प्रसार किया जाता है। शिक्षक तथा छात्र उनके अनुभवों का पर्याप्त लाभ उठाते हैं। मानव के अतीत के अनुभवों तथा ज्ञान का संचय पुस्तकों के माध्यम से किया जाता है और भावी नागरिकों को प्रदान किया जाता है। किसी विषय का अनुभवी शिक्षक यदि पुस्तक लिखता है तो वह दो प्रकार के अनुभवों को सम्मिलित करता है। पाठ्य वस्तु का प्रारूप उस स्तर के लिए कितना उपयुक्त है और उसे किस रूप में प्रस्तुत किया जाए जिसे छात्र सुगमता से बोधगम्य कर सकें, ऐसी पुस्तकें उत्तम प्रकार की मानी जाती हैं। दूसरा, समय की बचत या मितव्ययिता। मानव का जीवन काल सीमित है और समय तीव्रता से व्यतीत होता है तथा परिवर्तित होता है, अतः ज्ञान प्राप्त करने की क्रियाएं सरल एवं सुगम बनाने के लिए पाठ्यपुस्तकें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उत्तम प्रकार की पाठ्यपुस्तकों से समय की बचत होती है। मानवीय अनुभव तथा ज्ञान राशि क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप में पुस्तकों में मिल जाती है। छात्र उनके अध्ययन से कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, सुनिश्चितता।
पाठ्यपुस्तकों का निर्माण विभिन्न स्तरों के लिए किया जाता है। किस स्तर पर कितना ज्ञान अथवा जानकारी छात्रों को प्रदान की जाए, इसका बोध पाठ्यपुस्तकों से होता है। शिक्षक अपने शिक्षण की क्रियाओं का नियोजन करके उनका संपादन करता है। छात्रों के समुचित अधिगम परिस्थिति उत्पन्न करके अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करता है। चौथा, सुगमता। शिक्षण अधिगम क्रियाओं को व्यवस्थित और उनका संचालन करना सुगम हो, इसके लिए पाठ्यपुस्तकों का विशेष महत्व होता है। प्रकरण के तत्वों को चढ़ाव के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जो शिक्षक के लिए व्यवस्था की दृष्टि से और छात्रों के लिए सीखने की दृष्टि से सुगम है। गेने की अधिगम परिस्थितियों के चढ़ाव के क्रम और उद्देश्यों के चढ़ाव के क्रम में ध्यान रखकर पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया गया हो। मल्टीमीडिया सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में आजकल निम्नलिखित मल्टीमीडिया साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिनका विवरण निम्न है। पहला, चलचित्र तथा सिनेमा। चलचित्र तथा सिनेमा मूक चित्र का दूसरा रूप है। इसमें मूक चित्र की भांति क्रियाएं भी दिखाई जाती हैं, साथ ही ध्वनि की व्यवस्था भी होती है। इस प्रकार चलचित्र अथवा सिनेमा 20वीं शताब्दी की शिक्षा का सस्ता, सुलभ एवं यंत्रीकृत महत्वपूर्ण साधन है। इसका प्रयोग रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा अधिक प्रभावशाली होता है तथा इसके अनेक लाभ हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला, चलचित्र द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य उपकरणों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें देखने तथा सुनने की इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। दूसरा, चलचित्र औद्योगिक तथ्यों तथा उनके प्रभाव एवं ऐतिहासिक घटनाओं और वैज्ञानिक अनुसंधानों का साक्षात्कार कराने में सहायक है। तीसरा, चलचित्र द्वारा बालकों को विभिन्न देशों की स्थितियों, परिस्थितियों तथा मानव और उनके कार्यकलापों का ज्ञान सरलतापूर्वक करा दिया जाता है। चौथा, चलचित्र द्वारा बालकों की कल्पना शक्ति को विकसित करके उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास भी सरलतापूर्वक किया जा सकता है। पांचवा, चलचित्र द्वारा सभी बालक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और नैतिक सभी प्रकार से विकसित होते हैं। संक्षेप में, चलचित्र द्वारा मंद एवं तीव्र बुद्धि के सभी बालकों का जहां एक ओर मनोरंजन होता है, वहां दूसरी ओर वे हर प्रकार की शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। ध्यान देने की बात है कि मनोरंजन की दृष्टि से दिखाए जाने वाले चित्रों से शैक्षिक चित्र भिन्न होते हैं। मनोरंजन वाले चित्रों में कहानियाँ होती हैं, परंतु शैक्षिक चित्रों में भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा विज्ञान आदि विषयों की सामग्री का समावेश होता है। दूसरे शब्दों में, चलचित्र द्वारा सिनेमा में प्रयोग किए जाने वाले 35 मिलीमीटर के प्रोजेक्टर के स्थान पर स्कूल में केवल 16 मिलीमीटर के प्रोजेक्टर द्वारा बालकों को प्रत्येक विषय का ज्ञान सरलतापूर्वक दिया जा सकता है। हर्ष का विषय है कि भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार एवं इंग्लैंड तथा अमेरिका के दूतावासों से शैक्षिक फिल्में निःशुल्क मिलती हैं, परंतु खेद की बात है कि हमारे स्कूल आर्थिक कठिनाइयों के कारण अभी तक प्रोजेक्टर नहीं खरीद पाए हैं। इस कारण हमारे बालक इस महत्वपूर्ण उपकरण के शैक्षिक लाभों से वंचित ही रह जाते हैं। दूसरा, समाचार संबंधी फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। समाचार संबंधी फिल्मों का तात्पर्य उन फिल्मों से है जिनके द्वारा बालकों को सामाजिक विषयों की शिक्षा दी जाती है। ऐसे फिल्मों द्वारा जनता को देश की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन से संबंधित परिस्थितियों, घटनाओं तथा योजनाओं के संबंध में समाचार दिए जाते हैं। यही कारण है कि आजकल प्रत्येक देश में अधिक से अधिक समाचार संबंधी फिल्में तैयार हो रही हैं। ऐसी फिल्म स्कूलों में बालकों को तथा सार्वजनिक स्थानों पर जनता को दिखाई जाती हैं। इससे देश के प्रत्येक नागरिक को अपने देश के संबंध में महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त हो जाते हैं। स्मरण रहे कि समाचार संबंधी फिल्मों के द्वारा बालकों को सामाजिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा भी बड़े सरल तथा रोचक ढंग से दी जा सकती है। अतः इस प्रकार की फिल्मों द्वारा बालकों का जहाँ एक ओर मनोरंजन होता है, वहीं दूसरी ओर उनके अनेक शैक्षिक लाभ भी होते हैं। तीसरा, दूरदर्शन, टेलीविज़न।
टेलीविज़न भी रेडियो की भांति 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक उपलब्धियों में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। रेडियो द्वारा तो हम उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्रियों तथा कलाकारों की केवल वाणी ही सुन सकते हैं, परंतु टेलीविज़न पर उन सब की शक्लें तथा उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए भी देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में टेलीविज़न द्वारा बालकों के कान और आँख दोनों ही ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय होती हैं। इस दृष्टि से जो गुण चलचित्र के हैं वही गुण टेलीविज़न के भी हैं। यद्यपि टेलीविज़न अभी शैशव अवस्था में है, फिर भी इसके शैक्षिक महत्व को देखते हुए दिल्ली प्रदेश में विभिन्न विषयों से पाठों को समय समय पर प्रसारित किया जाता है। आशा है कि रेडियो की भांति टेलीविज़न सेट भी इतने ही सस्ते हो जाएंगे कि हमारे स्कूलों के सभी बालक इसके द्वारा बातचीत करना, भाषण देना तथा अभिनय आदि अनेक बातों को सरलतापूर्वक सीख पाएंगे। चौथा, रेडियो के जन्म की कहानी 1885 ईस्वी से आरंभ हुई है। आधुनिक जीवन में रेडियो का विकास इतना अधिक हो गया है कि अब यह हमारे लिए आवश्यकता की वस्तु बन गया है। रेडियो द्वारा दूर दूर रहने वाले बालकों को एक साथ ही आधुनिकतम घटनाओं द्वारा नवीनतम सूचनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे बालकों में नई नई बातें सीखने की उत्सुकता उत्पन्न होती है। रेडियो द्वारा बालक को उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्रियों से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में अनेक वार्ताएं तथा भाषण सुनने को मिलती हैं। इससे उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। साथ ही वे दैनिक जीवन की समस्याओं को समझने और सुलझाने के योग्य बन जाते हैं। रेडियो पर प्रसिद्ध कलाकारों तथा संगीतज्ञों के प्रोग्राम भी प्रसारित किए जाते हैं। इन प्रोग्रामों से उन्हें गाने और बजाने की शिक्षा मिलती है। संक्षेप में, रेडियो द्वारा बालकों की संसार के प्रत्येक राष्ट्र तथा उसमें निवास करने वाले सभी लोगों की क्रियाओं में रुचि उत्पन्न हो जाती है। इससे उनका सामान्य ज्ञान विस्तृत हो जाता है। संक्षेप में, आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो का विशेष महत्व है। इसलिए लगभग सभी स्कूलों के पास अपने अपने निजी रेडियो सेट होते हैं। आकाशवाणी द्वारा रेडियो का प्रसारित होने वाले पाठों की विस्तृत सूचना समय से बहुत पहले उनके प्रकाशनों के माध्यम से दी जाती है। इन प्रकाशनों में कक्षा प्रकरण के संबंध में संक्षिप्त सूचना, दिनांक और समय आदि दिए रहते हैं। शिक्षक को इन प्रकाशनों की निरंतर जानकारी रखनी चाहिए तथा अपनी योजना अनुसार प्रसारित पाठों का उपयोग करना चाहिए। पांचवा, ग्रामोफोन अथवा लिंग्वा फोन। ग्रामोफोन तथा लिंग्वा फोन भी रेडियो की भांति शिक्षण के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ग्रामोफोन द्वारा बालकों को भाषण तथा गाने की शिक्षा दी जाती है तथा लिंग्वा फोन द्वारा बालकों के उच्चारण शुद्ध कराकर भाषा की शिक्षा दी जाती है। अतः शिक्षक को उक्त दोनों उपकरणों का शिक्षण के समय आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। ध्यान देने की बात यह है कि यद्यपि आधुनिक शिक्षा में ग्रामोफोन तथा लिंग्वा फोन का प्रयोग काफ़ी बढ़ता जा रहा है, फिर भी ये दोनों उपकरण शिक्षक का स्थान किसी भी दशा में नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि वह इन उपकरणों को प्रयोग करने के पश्चात बालकों के सामने विषय का स्पष्टीकरण अवश्य कर दे। इससे वे ज्ञान को सफलतापूर्वक ग्रहण कर लेंगे। छठा, टेप रिकॉर्डर। शैक्षिक उपकरण के रूप में टेप रिकॉर्डर एक नया उपकरण है। कोई भी व्यक्ति इसके अंदर अपनी ध्वनि को किसी भी समय भर कर पुनः सुन सकता है। इस दृष्टि से टेप रिकॉर्डर का प्रयोग जहां एक ओर महापुरुषों के प्रवचन, नेताओं के भाषण तथा प्रसिद्ध कलाकारों की कविताएं एवं संगीत आदि को सुनाने में किया जाता है, वहीं दूसरी ओर बालक तथा शिक्षक भी इसमें अपनी ध्वनि को पुनः सुन सकते हैं। इससे उन्हें बोलने की गति तथा स्वर प्रभाव संबंधी सभी त्रुटियों एवं उच्चारणों को सुधारने में आश्चर्यजनक सहायता मिलती है। चूँकि टेप रिकॉर्डर एक बहुमूल्य उपकरण है, इसलिए आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस उपकरण का प्रयोग अभी भारतीय स्कूलों में बहुत कम हो रहा है। कक्षा के बहुआयामी स्रोत। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक तथा मल्टीमीडिया माध्यमों के अतिरिक्त कक्षा में अन्य बहुआयामी स्रोतों के माध्यम से भाषा शिक्षण को और अधिक सरल तथा सुगम बनाया जा सकता है। ये स्रोत मुख्यतः दृश्य सामग्री के रूप में होते हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है। पहला, वास्तविक पदार्थ, रियल ऑब्जेक्ट्स। वास्तविक पदार्थों का तात्पर्य
मूल वस्तुओं से है। वास्तविक पदार्थ बालकों की इंद्रियों को प्रेरणा देते हैं तथा उन्हें निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान करके उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करते हैं। ध्यान देने की बात है कि जब बालक वास्तविक पदार्थों को देखते, छूते तथा चखते हैं तो उनकी क्रमशः दृष्टिक, स्पर्श, श्रवण तथा रस प्रतिभाएं निर्मित होती हैं। ये प्रतिभाएं बालकों की कल्पना शक्ति को विकसित करने में सहयोग प्रदान करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक पदार्थों के प्रयोग से बालकों को नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जो दूसरों के द्वारा दिए गए अनुभवों की अपेक्षा कहीं अधिक उत्तम होते हैं। स्पष्ट है कि बालकों को मेज, कुर्सी, रोटी, कपड़ा, फल, फूल तथा थर्मामीटर एवं भौतिक तुला आदि का ज्ञान देने के लिए जितना स्पष्ट ज्ञान उक्त सभी वास्तविक पदार्थों को दिखा कर दिया जा सकता है, उतना और किसी विधि से संभव नहीं तो कठिन अवश्य है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह अधिक से अधिक वास्तविक पदार्थों का स्कूल के संग्रहालय में संग्रह करें, जिससे उन्हें बालकों के सामने आवश्यकता अनुसार प्रदर्शित किया जा सके। दूसरा, प्रतिमान, मॉडल्स। प्रतिमान वास्तविक पदार्थों तथा मूल वस्तुओं के छोटे रूप होते हैं। इनका प्रयोग उस समय किया जाता है जब वास्तविक पदार्थ या तो उपलब्ध न हो अथवा इतने बड़े हों कि उन्हें कक्षा में दिखाना ही संभव न हो। उदाहरण के लिए हाथी, घोड़े, रेल का इंजन तथा जहाज आदि इतने बड़े होते हैं कि उन्हें कक्षा में उपस्थित नहीं किया जा सकता। अतः बालकों को उक्त सभी का ज्ञान देने के लिए उनके नमूने दिखाए जाते हैं। स्मरण रहे कि नमूने बड़े हों अथवा छोटे, वास्तविक पदार्थों से मिलते जुलते होने चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नमूने वास्तविक पदार्थों से भी अच्छे होते हैं। इसका कारण यह है कि इन्हें ठीक प्रकार से देखा जा सकता है। ध्यान देने की बात है कि यदि नमूनों में वास्तविक पदार्थों के विविध रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे तो वे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करते हुए शिक्षक को उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस दृष्टि से नमूनों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इनकी सहायता से बालकों को ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा वैज्ञानिक सभी प्रकार के तथ्यों का ज्ञान सरलतापूर्वक दिया जा सकता है। अतः बालकों को जो भी नमूने दिए जाएं वे अत्यंत आकर्षक होने चाहिए। चूँकि नमूनों में लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई तीनों स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, इसलिए ये चित्रों की अपेक्षा कहीं अधिक लाभदायक होते हैं। इस दृष्टि से यदि शिक्षक को किसी कारण से बनाए नमूने न मिल सकें तो उसे उनका निर्माण स्वयं करना चाहिए। साथ ही उनका प्रयोग करते समय बालकों को वास्तविक पदार्थों के आकार का बोध भी करा देना चाहिए। इससे उनकी वास्तविक पदार्थों के प्रति गलत धारणा नहीं बनेगी। तीसरा, अचल चित्र, स्टिल पिक्चर्स। चित्रों का प्रयोग उस समय किया जाता है जब न तो वास्तविक पदार्थ ही उपलब्ध हों न ही उनके नमूने मिल सके। दूसरे शब्दों में, जब वास्तविक पदार्थ तथा नमूने का मिलना कठिन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में चित्रों का प्रयोग किया जाता है। स्मरण रहे कि चित्रों से वास्तविक पदार्थों के स्पर्श के संबंध में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता, फिर भी इनका शिक्षण में विशेष लाभ होता है। वैसे भी चित्र प्रायः पदार्थों तथा नमूनों से सस्ते होते हैं एवं बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। ध्यान देने की बात है कि जब शिक्षक का ज्ञान का वितरण करते समय चित्रों की सहायता लेता है तो बालकों का ध्यान पाठ की ओर लगा रहता है। इससे शिक्षक अपने उद्देश्य को सरलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है। अतः शिक्षक को छोटी कक्षाओं में तो चित्रों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। स्मरण रहे कि यूँ तो चित्रों का प्रयोग प्रायः सभी स्तरों पर करना चाहिए, परंतु विशेष रूप से भूगोल, इतिहास, विज्ञान, भाषा तथा बागवानी एवं प्रकृति निरीक्षण आदि विषयों के शिक्षण में अवश्य करना चाहिए। यदि शिक्षक को बने बनाए चित्र उपलब्ध न हो सकें तो इसे पाठ से संबंधित बातों को स्पष्ट करने के लिए चित्रों का निर्माण स्वयं ही कर लेना चाहिए। चित्र के चयन के संबंध में शिक्षक को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, चित्र इतने स्पष्ट, रंगीन तथा आकर्षक होने चाहिए कि प्रत्येक बालक उन्हें देखकर वास्तविक पदार्थों के आकार तथा रंग रूप से परिचित हो जाए। दूसरा, चित्रों में पाठ से संबंधित मुख्य
मुख्य बातें ही दिखानी चाहिए, अन्यथा प्रमुख बातें छिपी रह जाएंगी और बालक भ्रम में पड़ जाएंगे। तीसरा, चित्रों का आकार बड़ा होना चाहिए जिससे कक्षा का प्रत्येक बालक उन्हें बिना किसी कठिनाई के स्पष्ट रूप से देखकर आवश्यक लाभ उठा सके। चौथा, मानचित्र मैप्स। मानचित्र का प्रयोग प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं तथा भौगोलिक तथ्यों अथवा स्थानों के अध्ययन करने के लिए परम आवश्यक है। यूँ तो मानचित्र बने बनाए ही बाजार में मिल जाते हैं, पर अच्छा यही है कि शिक्षक मानचित्रों को स्वयं ही बनाए और उनमें केवल उन्हीं बातों को सुंदर ढंग से अंकित करे जिनकी नितांत आवश्यकता हो। स्मरण रहे कि शिक्षक को मानचित्रों के ऊपर उनका नाम, शीर्षक, दिशा तथा संकेत आदि अवश्य लिखना चाहिए तथा उनके रंगों का प्रयोग कल्पना, अनुभव तथा कलात्मक भाव से करना चाहिए, अन्यथा मानचित्र भद्दे, भौंडे तथा व्यर्थ हो जाएंगे। पांचवा, ग्राफ का अपना निजी महत्व होता है। ग्राफ के प्रयोग से बालकों को भूगोल, इतिहास, गणित तथा विज्ञान आदि अनेक विषयों का ज्ञान सरलतापूर्वक दिया जा सकता है। स्मरण रहे कि ग्राफ की सहायता से भूगोल के पाठ में जलवायु, उपज तथा जनसंख्या आदि का ज्ञान दिया जा सकता है तथा इतिहास के शिक्षण में इसका प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम की प्रगति तथा धार्मिक अथवा राजनैतिक विकास की प्रगति का ज्ञान देने के लिए किया जाता है। ऐसे ही गणित तथा विज्ञान का शिक्षण करते समय भी ग्राफ का प्रयोग करते हुए अनेक प्रश्नों को हल किया जा सकता है। अतः शिक्षक को विभिन्न विषयों का शिक्षण करते समय आवश्यकता अनुसार ग्राफ स्वयं भी बनाने चाहिए तथा बालकों से भी बनवाने चाहिए। छठा, चार्टों के प्रयोग से शिक्षक को शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलती है। ध्यान देने की बात है कि चार्टों का प्रयोग भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र तथा गणित एवं विज्ञान आदि सभी विषयों में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अतः शिक्षक को पाठ की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए अधिक से अधिक चार्ट स्वयं ही तैयार करके उचित ढंग से प्रयोग करने चाहिए। स्मरण रहे कि चार्ट द्वारा प्रदर्शित की हुई विषय वस्तु इतनी सुंदर, सुडौल तथा मोटी होनी चाहिए कि कक्षा के प्रत्येक बालक का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाए और शिक्षक अपने प्रयोजन को सरलता से स्पष्ट कर सके। सातवां, संग्रहालय म्यूजियम। संग्रहालय भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें सभी वस्तुओं को एकत्रित करके रखा जाता है। इन वस्तुओं की सहायता से पाठ रोचक तथा सजीव बन जाता है एवं बालक उसे सरलतापूर्वक समझ लेते हैं। अतः शिक्षक को संग्रहालय का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। शिक्षक द्वारा संग्रहालय में एकत्रित की हुई वस्तुओं का प्रयोग भूगोल, इतिहास, गणित तथा विज्ञान आदि विषयों के शिक्षण में सरलतापूर्वक किया जा सकता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों को स्कूल के संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के डाक टिकट, सिक्के, पुराने अस्त्र शस्त्र तथा कीड़े मकोड़े एवं यंत्रों को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके बिना कुछ व्यय किए ही स्कूल के संग्रहालय में नाना प्रकार की वस्तुएं सहज में ही इकट्ठी हो जाएंगी। आठवां, जादू की लालटेन मैजिक लैंटर्न। जादू की लालटेन एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है। यह यंत्र शिक्षण को सजीव एवं प्रभावशाली बनाने में इतना सफल सिद्ध हुआ है कि इसकी उपयोगिता को प्रायः सभी शिक्षा शास्त्रियों ने स्वीकार किया है। स्मरण रहे कि जादू की लालटेन को प्रयोग में लाने के लिए स्लाइडों की आवश्यकता पड़ती है। अतः यदि बालकों को दिन में विभिन्न विषयों की शिक्षा देने के पश्चात उन्हीं से संबंध में रात्रि में स्लाइडें दिखा दी जाएं तो उन्हें ज्ञान ग्रहण करने में आसानी हो जाएगी और वे उसे कभी नहीं भूलेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जादू की लालटेन अमूर्त तथ्यों का तथा गूढ़ विचारों को बोधगम्य बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। जादू की लालटेन का प्रयोग करते समय शिक्षक को निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, स्लाइडें दिखाने से पहले शिक्षक को प्रस्तावना के रूप में विषय से संबंधित छोटी छोटी टिप्पणी देनी चाहिए। दूसरा, स्लाइडें दिखाते समय उनको स्पष्ट करने के लिए शिक्षक को कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए। नौवां, चित्र विस्तारक यंत्र एपिडोस्कोप। चित्र विस्तारक यंत्र पाठ को अधिक स्पष्ट तथा रोचक बनाने के लिए जादू की लालटेन
की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली यंत्र है। इसका कारण यह है कि जादू की लालटेन में चित्रों को दिखाने से पहले स्लाइडें बनाने की आवश्यकता पड़ती है। यह बात चित्र विस्तार यंत्र के साथ नहीं है। चित्र विस्तारक यंत्र में छोटे छोटे चित्रों, मानचित्रों, पोस्टरों तथा पुस्तक के पृष्ठों को कमरे में अंधेरा करके चित्रपट तथा अथवा पर्दे पर बिना स्लाइडें बनाए हुए ही बड़ा करके दिखाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जिन छोटे चित्रों को कलाकार भी विस्तृत रूप देने में असफल हो जाता है, उनको चित्र विस्तारक यंत्र सरलतापूर्वक दीर्घ रूप दे देता है। यही कारण है कि चित्र विस्तारक यंत्र ने आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास तथा भूगोल आदि सभी विषयों को पढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। अमेरिका तथा इंग्लैंड आदि धनवान देशों के स्कूलों में पाठ को रोचक तथा स्पष्ट बनाने के लिए चित्र विस्तारक यंत्र का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है, परंतु आर्थिक कठिनाइयों के कारण हमारे देश के बालक इस उपकरण के लाभों से वंचित रह जाते हैं। चित्र विस्तारक यंत्र का प्रयोग करते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, चित्र विस्तारक उपकरण का प्रयोग करने से पहले चित्रपट की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, जिस कमरे में इस उपकरण का प्रयोग किया जाए उसमें अंधेरा होना चाहिए। तीसरा, दिखाए जाने वाले चित्रों का आकार चित्र विस्तार के अनुसार होना चाहिए। चौथा, कक्षा का वातावरण शांत होना चाहिए। पाँचवां, चित्र विस्तारक उपकरण का प्रयोग करते समय टिप्पणियां देते रहना चाहिए, जिससे बालकों को विषय के संबंध में स्पष्ट ज्ञान हो जाए। 10वां, मूक चित्र साउंडलेस मोशन पिक्चर्स। मूक चित्र चलचित्र का पहला रूप है। इसमें क्रियाएं तो पूरी दिखाई जाती हैं परंतु ध्वनि नहीं होती। दूसरे शब्दों में, मूक चित्र द्वारा विभिन्न विषयों तथा क्रियाओं जैसे सफाई के साधन, विभिन्न रोगों से बचने के उपाय तथा प्राकृतिक दृश्यों एवं वर्णनों को क्रिया रूप में आसानी से स्पष्ट किया जाता है। अतः चित्र विस्तारक यंत्र तथा प्रक्षेपक यंत्रों की अपेक्षा मूक चित्रों का शिक्षण में विशेष महत्व है। सहायक सामग्रियों का शिक्षण में महत्व। सहायक सामग्री शिक्षण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन ए, पहला, पाठ का जो अंश व्याख्यान आदि के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता उसे चित्र वगैरह के माध्यम से सरलता से समझाया जा सकता है। दूसरा, देखने का प्रभाव सुनने की अपेक्षा अधिक पड़ता है और मॉडल, चित्र आदि भी दृश्य हैं। तीसरा, दृष्टांत, लघु कथा वगैरह स्वतः ही रोचक होते हैं और जो बात रुचिकर होती है उसके माध्यम से किसी भी बात को जल्दी सीखा जाता है। चौथा, साहित्य शिक्षण में जब तक अंतर कथाओं वगैरह को स्पष्ट न किया जाए तब तक न तो पाठ ही रुचिकर बन पाता है और न ही समझ में आता है। पाँचवां, सहायक साधनों द्वारा पाठ को समझाने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। छठा, इनके द्वारा छात्रों के विचार और कल्पना दोनों का विकास किया जा सकता है। अभ्यास प्रश्न संख्या 1, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन 1 अनावश्यक है, ऑप्शन 2 एकमात्र संसाधन है, ऑप्शन 3 साध्य है, ऑप्शन 4 साधन है। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, साधन है। प्रश्न संख्या 2, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा यानी टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है ऑप्शन 1 तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन 2 अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन 3 संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग, ऑप्शन 4 मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 3, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन 1 शिक्षक डायरी, ऑप्शन 2 पोर्टफोलियो, ऑप्शन 3 लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं, ऑप्शन 4 नोटबुक। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, पोर्टफोलियो। प्रश्न संख्या 4, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन 1 चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, ऑप्शन 2 चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, ऑप्शन 3 चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, ऑप्शन 4 पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, चित्र अमूर्त कल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं।
प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री एक दृश्य श्रव्य नहीं है? ऑप्शन 1 नाटक, ऑप्शन 2 रेडियो, ऑप्शन 3 टेलीविजन, ऑप्शन 4 कंप्यूटर। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, रेडियो। प्रश्न संख्या 6, भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है? ऑप्शन 1 शुद्ध उच्चारण में, ऑप्शन 2 शुद्ध लेखन में, ऑप्शन 3 शुद्ध पढ़ने में, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, शुद्ध लेखन में। प्रश्न संख्या 7, भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य श्रव्य सामग्री सहायक सामग्री उपयोगी है? ऑप्शन 1 शिक्षक कौशलों के विकास में, ऑप्शन 2 शिक्षण को रोचक बनाने में, ऑप्शन 3 एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी के लिए। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से क्या एक भाषा शिक्षण में सहायक श्रव्य सामग्री नहीं है? ऑप्शन 1 ग्रामोफोन, ऑप्शन 2 टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन 3 चित्र विस्तारक, ऑप्शन 4 रेडियो। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, चित्र विस्तारक। प्रश्न संख्या 9, भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन 1 शुद्ध उच्चारण करने में, ऑप्शन 2 शुद्ध लिखने में, ऑप्शन 3 शुद्ध पढ़ने में, ऑप्शन 4 उपरोक्त किसी में नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण में। प्रश्न संख्या 10, कक्षा में किस वस्तु का वास्तविक स्वरूप चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाना संभव न होने की स्थिति में प्रयोग करना उचित होगा? ऑप्शन 1 रेखा चित्र, ऑप्शन 2 कार्टून, ऑप्शन 3 चित्र विस्तारक, ऑप्शन 4 प्रतिरूप या मॉडल। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, प्रतिरूप या मॉडल। प्रश्न संख्या 11, भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किससे समझा जाना चाहिए? ऑप्शन 1 पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन 3 रेखा चित्र, ऑप्शन 3 श्यामपट्ट, ऑप्शन 4 चित्र। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, पाठ्यपुस्तक। प्रश्न संख्या 12, जिस यंत्र के माध्यम से छोटे चित्रों या मानचित्रों को विस्तृत यानी बड़े आकार करके दिखाया जा सकता है वह है? ऑप्शन 1 एपिडोस्कोप, ऑप्शन 2 मैजिक लालटेन, ऑप्शन 3 ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑप्शन 4 लिंगुआ फोन। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, एपिडोस्कोप। प्रश्न संख्या 13, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सहायक सामग्री है? ऑप्शन 1 श्यामपट्ट, ऑप्शन 2 फ्लैश कार्ड, ऑप्शन 3 चित्रकथाएं, ऑप्शन 4 ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से क्या एक बेमेल शिक्षक सहायक सामग्री है? ऑप्शन 1 टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन 2 रेडियो, ऑप्शन 3 टीवी, ऑप्शन 4 ग्रामोफोन। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, टीवी। प्रश्न संख्या 15, दृश्य श्रव्य उपकरण सीखने वालों को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन 1 ब्लेयर, ऑप्शन 2 क्रो एवं क्रो, ऑप्शन 3 जीन पियाजे, ऑप्शन 4 स्किनर। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, क्रो एवं क्रो को। प्रश्न संख्या 16, पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 क्रो एवं क्रो, ऑप्शन 2 बेकन का, ऑप्शन 3 ब्लेयर का, ऑप्शन 4 स्किनर का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, बेकन का। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य सामग्री नहीं है? ऑप्शन 1 श्यामपट्ट, ऑप्शन 2 रेखा चित्र, ऑप्शन 3 मूक चित्र, ऑप्शन 4 रेडियो। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, रेडियो। प्रश्न संख्या 18, टेलीविजन किस प्रकार का शिक्षण सहायक सामग्री है? ऑप्शन 1 दृश्य, ऑप्शन 2 श्रव्य, ऑप्शन 3 दृश्य श्रव्य, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से किसी प्रकार का नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, दृश्य श्रव्य। प्रश्न संख्या 19, टेप रिकॉर्डर को किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री माना जाता है? ऑप्शन 1 दृश्य तथा श्रव्य दोनों प्रकार की सहायक सामग्री के रूप में, ऑप्शन 2 केवल श्रव्य सहायक सामग्री के रूप में, ऑप्शन 3 केवल दृश्य सहायक सामग्री के रूप में, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, केवल श्रव्य सहायक सामग्री के रूप में। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों की विशेषता है? ऑप्शन 1 भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने में, ऑप्शन 2 भाषा शिक्षण अधिगम क्रियाओं को सुगम बनाने में, ऑप्शन 3 शिक्षण प्रक्रिया में समय की बचत करने में, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
प्रश्न संख्या 21, निम्न में से क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री में मल्टीमीडिया साधन नहीं है? ऑप्शन 1 चलचित्र, ऑप्शन 2 दूरदर्शन, ऑप्शन 3 रेडियो, ऑप्शन 4 पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक। प्रश्न संख्या 22, छात्रों के विचार और कल्पना दोनों का विकास करने हेतु आवश्यक है? ऑप्शन 1 पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन 2 रेडियो, ऑप्शन 3 लिंगुआ फोन, ऑप्शन 4 ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 23, हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है? ऑप्शन 1 विद्यालय का मैदान, ऑप्शन 2 विद्यालय की इमारत, ऑप्शन 3 श्यामपट्ट, ऑप्शन 4 ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, श्यामपट्ट। प्रश्न संख्या 24, कोई छात्र अपने घर पर स्वयं ही कंप्यूटर चला रहा है, तब किस रूप में कंप्यूटर कार्य करेगा? ऑप्शन 1 मशीन के रूप में, ऑप्शन 2 शिक्षक के रूप में, ऑप्शन 3 मशीन एवं शिक्षक दोनों के रूप में, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से किसी भी रूप में नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, मशीन एवं शिक्षक दोनों के रूप में। प्रश्न संख्या 25, भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है? ऑप्शन 1 शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में, ऑप्शन 2 शब्दों के अर्थ निकालने में, ऑप्शन 3 एक व दो दोनों, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, एक व दो दोनों। इसी के साथ आज का ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।